माय डियर स्टूडेंट्स, आज मेरा जो टॉपिक है वो है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उनके प्लेटों के बीच आंशिक रूप से, मतलब आंशिक का मतलब हो गया कुछ दूरी तक, ठीक है, मतलब पार्शियली आंशिक रूप से कोई परावैद्युत पदार्थ रखा हो। क्या हमारा हेडिंग क्या है? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उनके प्लेटों के बीच आंशिक रूप से कोई परावैद्युत पदार्थ रखा हो। इसी को इंग्लिश में कहते हैं कैपेसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कैपेसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पार्शियली, क्या लिखते हैं, पार्शियली फिल्ड विद द डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। मतलब आपका एक कैपेसिटर है, कैपेसिटर जिसके इच प्लेट का जो एरिया है वह a मीटर स्क्वायर है। कितना है? a मीटर स्क्वायर। इसी तरीके से यह हमारे दो डाइलेक्ट्रिक ये दो मतलब ये कैपेसिटर के दो प्लेटें हो गए और इसके इच प्लेट का जो एरिया अभी हमने बताया कैपिटल A मीटर स्क्वायर है। ठीक है, थोड़ा सा इधर ही पतला हुआ। अब देखिए, इसको हम इंसुलेटर बताया था ना, इंसुलेटेड स्टैंड से होल्ड कर दिए और इसको हम इंसुलेटेड स्टैंड के साथ अर्थ से कनेक्ट करा देते हैं। अर्थ से कनेक्ट करा दिए। यह अर्थ है, पृथ्वी। हेडिंग हमारा ध्यान से समझ लीजिए। हेडिंग के अकॉर्डिंग ये भी है, यह कैपेसिटर के मतलब संधारित्र की समांतर प्लेट संधारित्र है। समांतर प्लेट संधारित्र है जिनके प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a मीटर स्क्वायर व आवेश पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। आवेश पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। इनके दोनों प्लेटों के बीच में आंशिक रूप से, मतलब कुछ दूरी तक आंशिक रूप से टी मोटाई, जैसे यहां तक हो गया टी मोटाई, इसका जो विड्थ है वह टी है और इन दोनों प्लेटों के बीच का जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक का वह स्मॉल डी मीटर है। ये स्मॉल डी मीटर है। ठीक, ध्यान समझ लीजिए। यह हमारा एक डाई इलेक्ट्रिक मीडियम है और ये भी बता देते हैं कि यह जो डाई इलेक्ट्रिक मीडियम को रखें, जैसे मान लेते हैं यह हमारा स्लैब ऑफ ग्लास है। स्लैब ऑफ ग्लास का मतलब कांच की पट्टी रख देते हैं जिसका परावर्तन मतलब डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू k मान लेते हैं। ठीक है, और यहां पर ये सब जो स्पेस दिखाई दे रहा है जो व्हाइट कलर का, ये जो स्पेस है या ये जो स्पेस है यह हमारा एयर है। ठीक, अब ये बताओ इस प्लेट से इस प्लेट के बीच यह हमारा प्लस पॉजिटिव चार्ज से चार्ज होगा, ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा इसके इंटरनल पर। आउटर वाला जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो अर्थ से मिलकर के नेगेटिव हो जाएगा। तो ये सब नहीं बनाएंगे तो भी आप लोग समझ लीजिएगा क्योंकि ये सब बताया जा चुका है। ठीक, तो देखिए यह हमारा समांतर प्लेट संधारित्र हो गया जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक, इनके बीच में अगर टी विड्थ का मतलब टी मोटाई का हमने एक डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट मीडियम इसमें रखा हुआ है। इसको हम मानते हैं क्या, ग्लास की एक तह है। तह का मतलब हो गया मोटी परत, या इसको बोल सकते हैं यह हमारा स्लैब ऑफ ग्लास, इसको हिंदी में बोलते हैं कांच की पट्टी रख देते हैं। जब दोनों कैपेसिटर के प्लेटों के बीच में एक कांच की पट्टी को रख दिया गया, कांच की पट्टी का मतलब समझ रहे हैं ना, स्लैब ऑफ ग्लास, तो वो भी उसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है k है। तब अब हम इस बात को जानते हैं कि इस प्लेट से
इस प्लेट के बीच, या हमारा माइनस चार्ज हो जाएगा, माइनस q कूलम का चार्ज इसके इंटरनल सरफेस पर आएगा, तो इस प्लेट से इस प्लेट के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमारा कितना है, d है। ठीक, अब हम बात करते हैं यह जो d डिस्टेंस है, एयर कितने डिस्टेंस तक होगा, एयर में ये दोनों कैपेसिटर कितने, इन दोनों कैपेसिटर के प्लेटों के बीच में एयर कितने दूरी तक होगा, इस t को माइनस कर देंगे इस d में से, जब इस d में से t वाले मोटाई को माइनस कर देंगे तो हमारा एयर का जो डिस्टेंस है वो फाइंड हो जाएगा, तो d माइनस t होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं, सपोज कर लेते हैं कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी इस हमारा प्लेट, ये कैपेसिटर का ये फर्स्ट प्लेट है, ये कैपेसिटर का सेकंड प्लेट है, जो आपस में क्या है, पैरेलल है, समांतर है। तो इस संधारित्र के प्लेट और इस प्लेट के बीच में अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को E नॉट मान लेते हैं, क्या मान रहे हैं, E नॉट, E नॉट मतलब एयर के अकॉर्डिंग फाइंड करेंगे, इनके बीच में जो डिस्टेंस होगा उसके अकॉर्डिंग। तो पहले E नॉट इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा अपान में एप्सिलॉन होगा, सिग्मा अपान में एप्सिलॉन। तो सिग्मा का वैल्यू Q अपान में A होता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर मीडियम। एयर कितने डिस्टेंस तक होगा हम इसको देख लेते हैं। यहां से देखिए, ये भी एयर है इतना और ये भी एयर है इतना, ये जो व्हाइट पार्ट दिख रहा है इधर और ये इधर है, ठीक है। तो सबसे पहले इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर मीडियम, तो E नॉट मान लेते हैं, इन दोनों कैपेसिटर के प्लेटों के बीच में E नॉट इज इक्वल टू सिग्मा अपान में एप्सिलॉन कर देंगे हम, या इसी को लिख सकते हैं E नॉट इज इक्वल टू सिग्मा के प्लेस पर Q अपान में A रखा जा सकता है। इस सिग्मा इज इक्वल टू जो होता है Q अपान में एरिया होता है, नहीं होता, क्योंकि इस प्लेट का एरिया A है और यह दोनों पॉजिटिव चार्ज, मतलब ये दोनों Q चार्ज से चार्ज हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इसके प्लेस पर रखेंगे तो ये हो जाएगा Q अपान में एप्सिलॉन इनटू A। यहाँ पर अगर हम K रखते हैं तो यह हम एयर में भी फाइंड कर रहे हैं, जो कि लिखे हुए हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर मीडियम, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पर हमने K रख दिया, तो K का वैल्यू एयर मीडियम में कितना होता है, 1, तो उसको हम हटा देते हैं, 1 हो गया। यहाँ पर ये समझ जाएंगे आप, तो ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट हुआ। अब हम इस स्लैब में, मतलब इस कांच का जो ये ग्लास का जो स्लैब है, इसके अंदर इंटेंसिटी को E मान लेते हैं, इसकी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मान लेते हैं, E मान लेते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E है। तब क्या होगा, लिखेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन ग्लास स्लैब, स्लैब ऑफ ग्लास, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन ग्लास स्लैब। मतलब इस कांच के पट्टी के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E इज इक्वल टू, देखो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसकी मोटाई T है ना, तो E इज इक्वल टू हो जाएगा, पहले इसको भी सिग्मा अपान में K इंटू एप्सिलॉन करेंगे, क्योंकि इसका जो स्लैब का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का जो वैल्यू K है, जिसको हम बार बार बताते बोलते हैं K, तो ये हो गया K अपान में K इंटू एप्सिलॉन, तो ये हो जाएगा E सिग्मा का वैल्यू Q अपान में A लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा Q अपान में K इंटू एप्सिलॉन इंटू A। यह इक्वेशन सेकंड हो गया। अब ध्यान से सुनिएगा, यह जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी कितने डिस्टेंस तक होगी, यह हमारा एयर में हमने फाइंड किया, तो एयर हमारा इधर से इतना, ये है सब एयर और इधर से ये है एयर, इन दोनों का डिस्टेंस कितना होगा, इस पूरे D में से हम इसकी वाले को माइनस कर देंगे, तो ये हमारा स्पेस फाइंड हो जाएगा, D माइनस T डिस्टेंस तक इसकी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इन दोनों कैपेसिटर के प्लेटों के बीच में। इस तरीके से E वाला जो है ये कितनी दूरी तक होगा, T डिस्टेंस तक होगा। तो इस कंडीशन में T डिस्टेंस, मतलब हमने तो ये वो स्लैब ऑफ ग्लास के अंदर फाइंड किया है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यह हमारा Q अपान में K इंटू एप्सिलॉन इंटू A आया है। कैसे आया है, क्योंकि अब जानते हैं सिग्मा अपान में एप्सिलॉन होता है, लेकिन जब हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या जो मीडियम है अगर कुछ और होगा तो उसके लिए हमने K कर दिया, अगर एयर और वैक्यूम होता तो उसके लिए 1 करते, जो कि यहाँ पर 1 है, K अगर 1 है, K नहीं लिखे हैं तो 1 है।
और यहाँ पर इसका के बोला गया है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब इस ग्लास के स्लैब का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमने के सपोज कर दिया है, इसलिए हमने यहाँ पर के लिखा है। ठीक है, इसमें आगे की अगर हम बात करें, इसमें और आगे लिखते हैं, देखेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या लिखेंगे एयर बिटवीन प्लेट्स, डिस्टेंस ऑफ एयर between two plates, two parallel plate, मतलब इन दोनों पैरेलल प्लेटों के बीच में एयर का डिस्टेंस कितने दूरी तक है, ये कितना हो जाएगा d माइनस टी, क्योंकि देखो ये पूरा d डिस्टेंस तक है और t डिस्टेंस तक हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला कोई मीडियम है, के वाला मीडियम है, जैसे हमने बोला था कि इसको क्या सपोज कर लेंगे, आपका स्लैब ऑफ ग्लास, मतलब कांच की पट्टी हम इसको मान लेते हैं। ये क्या है, कांच की पट्टी की मोटाई तक इसके अंदर है, तो यह वायु यहाँ तक इतने क्षेत्र में भरा होगा और यहाँ तक इतने क्षेत्र में भरा होगा, तो दूरी कितना हो गई, इस पूरे डी में से हमने इस टी को माइनस कर दिया, तो यह एयर का जो डिस्टेंस होगा वो फाइंड हो गया। एंड डिस्टेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस ऑफ, तो ये जो होगा, अब हम इस स्लैब का बात कर रहे हैं, डिस्टेंस ऑफ स्लैब, ग्लास स्लैब, डिस्टेंस का मतलब यहाँ पर हम इसके विड्थ से ले लेते हैं, मतलब मोटाई से ले लेते हैं, तो यहाँ का मतलब है कि कितने डिस्टेंस तक है, ये t डिस्टेंस तक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं अगर इन दोनों प्लेटों के बीच में अगर हम जो बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का, तो v सपोज कर लेते हैं, इन दोनों प्लेटों के बीच में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब जो विभवांतर है, इन दोनों प्लेटों के बीच अगर विभवांतर v हो, तो उसका हम क्या करें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करते हैं। इतना हो गया, इसके आगे देखिए, इसको तो हटा देते हैं, इससे कोई मतलब नहीं। तो ये E नॉट जो है, या एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है, तो हम जानते हैं V इज इक्वल टू टोटल रिजल्टेंट ऑफ इलेक्ट्रिक, या ऐसे लिखेंगे, इफ electric potential difference between two plates electric potential difference between two plates B V डैश, मतलब कहने का है कि यदि इन दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर अगर v हो, तब v इज इक्वल टू, आप देखिएगा v इज इक्वल टू, हम जानते हैं, ये ख्याल करिएगा फॉर्मूला, E इज इक्वल टू बताया गया होगा v अपॉन dt, तो हम v इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, जैसे जब दोनों प्लेटों के बीच का डिस्टेंस v था, तो E इक्वल टू v था, यह हमारा E इंटू d हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ बात करने वाली बात यह है, मतलब समझना है आपको कि जब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट, एयर में हमारा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इतना है, मतलब निर्वात अथवा वायु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना है, इतना है, तो निर्वात में कितना दूरी तक हमारा स्पेस है, d माइनस टी दूरी तक है, जो कि आपके सामने है ना, डिस्टेंस ऑफ एयर बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स d माइनस टी दूरी, मतलब निर्वात अथवा वायु में, निर्वात ने बोला कि यहाँ पर वायु कर देते हैं, तो वायु में जो दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है वो कितना है, d माइनस टी दूरी तक है। ठीक, तो यह जो हमारा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यह हमारा इतने दूरी तक होगा, इतना ही दूरी तक है, तो एयर में फाइंड किया है, ये हमारा क्या है, एयर में ही तो है,
तो इतना जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है वो इतनी दूरी तक फैला है। तो इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड ये है और डिस्टेंस ये है। तो इस डिस्टेंस को जब इस इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई करेंगे तो v1 का वैल्यू फाइंड हो गया। इसी तरीके से इस डिस्टेंस से और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो v2 का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो हम उन दोनों को ऐड कर लेते हैं, टोटल रिजल्टेंट। सो रिजल्टेंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे लिख देते हैं, v इज इक्वल टू हो जाएगा ये जो E नॉट है, E नॉट ये कितने डिस्टेंस तक है, क्योंकि यह एयर में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो एयर में हमारा कितना डिस्टेंस है, d माइनस टी, ये हो जाएगा d माइनस टी। और फिर प्लस जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E है, यह कितने एरिया तक है, यह t डिस्टेंस तक है। तो इसका कितना हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा। फिर से सुन लें, मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो E है वो कितनी दूरी तक फैली है, t दूरी तक। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब इतना है तो विभव कितना हो जाएगा, E इंटू टी, क्योंकि v इज इक्वल टू E इंटू टी। जब d दूरी तक प्लेट फैला होता है या d दूरी तक दोनों प्लेटों के बीच का जब डिस्टेंस होता है तो इस कंडीशन में उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है v इज इक्वल टू ed हो जाता है। ठीक, तो अब यहाँ पर देखिए ये आपको समझ में आया होगा। तो v इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं E इंटू डी टी। E नॉट का वैल्यू हम यहाँ से पुट कर सकते हैं, ये हो जाएगा Q अपान में, तो इसका इक्वेशन आ जाता है थर्ड। इन सबको हटा देते हैं। अभी आप देखिए इसमें सो v इज इक्वल टू E नॉट के प्लेस पर हम इतना पुट कर सकते हैं Q अपान में एप्सिलॉन इनटू a इनटू d माइनस t, फिर प्लस ये वाला प्लस E के प्लेस पर यह रखेंगे Q अपान में k इंटू एप्सिलॉन a और ये हो जाएगा t। ठीक, अब इन सबको भी हटा दो आप, इसी को सॉल्व करें तो v इज इक्वल टू हो जाएगा, हम इन दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, Q अपान में एप्सिलॉन इनटू a कॉमन जब ले लिया जाएगा यहाँ से d माइनस टी होगा और यहाँ से आपका क्या बचेगा, t अपान में k बचेगा, ये होगा, क्योंकि Q अपान में एप्सिलॉन इनटू a बाहर आ गया तो t अपान में k आया। अब लिखेंगे फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, मतलब संधारित्र की धारिता की परिभाषा अनुसार, संधारित्र की धारिता की परिभाषा अनुसार फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ capacitance of a capacitor। कैपेसिटर मतलब संधारित्र के परिभाषा अनुसार, संधारित्र की धारिता के परिभाषा अनुसार C इक्वल टू क्या होता है, Q अपान में V, ये बता गया ना। तो अब इस V के प्लेस पर हम कितना पुट कर सकते हैं, इसको इक्वेशन हम 4 सपोज कर लेते हैं, ये इक्वेशन हमारा 5 हो गया। तो फ्रॉम इक्वेशन 4 हम we get फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 we get इक्वेशन 4 और 5 से देखो, इस 4 से v का वैल्यू हम 5 में पुट कर दें तो ये हो जाएगा c इज इक्वल टू 2, तो हमारा वही रहेगा, और v के प्लेस पर पूरा इतना रखेंगे q अपान में एप्सिलॉन इनटू a ब्रैकेट में d माइनस t, फिर प्लस t बाई k, ये होगा। अब यह q से q क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे, तो c इज इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन a अपान में d माइनस t फिर प्लस टी बाई के। अब इस बात को सोचिए कि हमने ये फाइंड क्या किया है, ये कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, फैराड, इतना फैराड। इसका समझ लीजिए, जब किसी कैपेसिटर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में अगर टी डिस्टेंस या टी मोटाई का यदि कोई आपका एक ऐसा मीडियम रखा गया है जिसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब परावर्तक का मान k है,
ठीक। तो इस कंडीशन में इन दोनों प्लेटों के कारण जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की जो हमारा कैपेसिटेंस होगा, इन दोनों कैपेसिटरों के जो कैपेसिटेंस होंगे वो हमारा इस फार्मूले से फाइंड किए जाएंगे। ठीक, सिग्मा अपान में ए एप्सिलॉन इनटू ए अपान में डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ये है क्या कि जो डी डिस्टेंस है इन दोनों प्लेटों के बीच का जो है, डी क्या है डिस्टेंस है, टी क्या है इसके दोनों प्लेटों के बीच में रखे गए किसी डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट या किसी ऐसे मीडियम का वैल्यू है जो इसके जितनी चौड़ाई तक रखा गया है। ठीक है, इसमें 4-5 नोट लिखेंगे हम। फिर के क्या है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू है इस दोनों प्लेटों के बीच में रखे गए स्लैब का। और बाकी सब एरिया आप जान रहे हैं, इन दोनों प्लेटों का इच प्लेट का एरिया हमारा ये था और आपको इसका वैल्यू जान रहे हैं। एप्सिलॉन का 8.85 × 10⁻² कूलम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर। ठीक, तो ये हमारा हो गया। इसको इक्वेशन मान लेते हैं हम 6। यही मेन इक्वेशन है। हेडिंग तो आपने देख ही रखा था। अगर हम अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इन दोनों प्लेटों के बीच में अगर क्या हो जाए, ये दो जो हमारे कैपेसिटेंस मतलब ये कैपेसिटर के जो कैपेसिटेंस अगर हम फाइंड करना हो, जब इनके बीच में पूरा एयर होगा। अब ये डी डिस्टेंस तक की नहीं बात कर रहा हूँ, अब हम पूरे डी डिस्टेंस तक की बात कर रहे हैं कि इन दोनों प्लेटों के बीच में अगर हम इसको हटा देते हैं, ठीक, अब पूरा क्या हो गया एयर। जब एयर हो जाएगा तो इस कंडीशन में अब ये पूरा मीडियम क्या है एयर है। ठीक, तो इस कंडीशन में इन दोनों का कैपेसिटेंस कितना होगा, इन दोनों कैपेसिटरों के बीच का कैपेसिटेंस कितना होगा, क्योंकि जहां पर हम टी रख रहे थे अब वहां पर पूरा क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। इस कंडीशन में फॉर्म इक्वेशन यहीं पर लिख देते हैं, व्हेन D is equal to T। मतलब इस पूरे मीडियम में इन दोनों प्लेटों के बीच में अगर एयर हमने मीडियम कर दिया तब क्या होगा, कि डिस्टेंस कितना होगा D और T के स्थान पर जो हम T डिस्टेंस तक रखा था वो भी हमारा फाइल का कितना हो गया T हो गया। और एयर के लिए K का वैल्यू होता है 1 होता है, तो 1 यहाँ पर पुट कर देंगे। चाहे अगर हम वो जो किया था ना, हाँ चलिए देखिए, तो फ्रॉम क्वेश्चन 6 इक्वेशन 6 जब d इक्वल टू t रख देंगे तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और यहाँ पर d आ जाएगा, ये हो जाएगा c इज इक्वल टू एप्सिलॉन a अपान में t के स्थान पर क्या रखेंगे d रखेंगे या d के स्थान पर t रख दें, दोनों इक्वल जब हो जाएंगे क्योंकि हमारा डी डिस्टेंस तक है, टोटल क्या है मीडियम एयर है। जो हम स्लैब रखा था स्लैब हट गया तो ये हो जाएगा डी माइनस या टी माइनस टी कर देते हैं, डी का वैल्यू रख देते हैं टी माइनस टी और प्लस टी को ऐसे रहने देते हैं, यहाँ पर डी माइनस डी रख दीजिए, डी के स्थान पर डी रख दीजिए, जो हम पर टी था वहां पर क्या रख सकते हैं टी इक्वल टू डी कर देते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा डी और यहाँ पर भी टी के प्लस को डी रखेंगे अपान में के हो जाएगा। तो के का वैल्यू क्या होगा 1 होगा ना, क्योंकि हमारा एयर रखा गया है। ठीक, क्योंकि यहाँ दोनों के बीच में हमने क्या रखा है एयर रखा है, तो एयर जब रखा है तो डी हो जाएगा अपान में 1 होगा। मीडियम मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू एयर के लिए 1 होगा, तो ये हमें पुट कर देती हो जाएगा एप्सिलॉन ए अपान में क्या इससे कैंसिल हो जाएगा 0 हो जाएगा और प्लस डी हो जाएगा, तो सी इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन ए अपान में डी। यह हमारा किसके लिए वैल्यू है, जब इन दोनों कैपेसिटर के प्लेटों के बीच में एयर मीडियम होगा डी डिस्टेंस पर, तो इस कंडीशन में इस फार्मूले से फाइंड करेंगे और जो कि पहले बताया जा चुका है। ठीक है ना, ये तो नोट में पहला पॉइंट था, ये नोट का पहला पॉइंट ये नोट है, नोट लिखिएगा इसको। नोट में दूसरा पॉइंट देखिए, जब नोट का हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं तो अब उस स्लैब को इस स्लैब के स्थान पर अगर हम कोई टी मोटाई का क्या रख देते हैं, अगर दोनों स्लैबों के बीच में इन दोनों प्लेटों के बीच में जो स्लैब हमने रखा था, अब
वहां तो हम ग्लास का रखे थे, किसी मेटल का रख देंगे तो के का वैल्यू क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। वेन अब यहाँ पर बात करते हैं कब, ये फर्स्ट कंडीशन हो गया था, सेकंड कंडीशन की बात करें जब मेटल रख देते हैं, किसी मेटल के लिए हमने बताया है के का जो वैल्यू होता है कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इसी फ्रॉम क्वेश्चन 6 लिखेंगे पहले, व्हेन अ मेटेलिक कंडक्टर पुट बिटवीन टू कैपेसिटर, बिटवीन टू प्लेट्स, जब इन दोनों प्लेटों के बीच में अगर क्या कर देते हैं हम, कोई मेटेलिक सब्सटेंस रख देते हैं तो के का जो वैल्यू हो जाएगा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो सो फ्रॉम इक्वेशन, मतलब कोई अगर धातु का कोई अगर हम पदार्थ रख देते हैं दोनों प्लेटों के बीच में, तो किसी भी धातु के लिए, मेटल का मतलब धातु, किसी भी धातु के लिए के का जो वैल्यू होता है वो इनफाइनाइट होता है। तो अब यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 6 अब के प्लेस पे क्या करेंगे, इनफाइनाइट, तो ये हो जाएगा सी, ये नोट में दूसरा पॉइंट है, सी इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन ए अपान में डी माइनस टी प्लस टी अपान में के का वैल्यू इनफाइनाइट। तो सी इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन ए अपान में डी माइनस टी हो जाएगा, डी माइनस टी, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0, क्योंकि एप्सिलॉन जो वो है इनफाइनाइट होनी चाहिए, तो उसका अगर हम डिवाइड करें तो 0 आ जाएगा। तो सी इक्वल टू क्या हो जाता है, एप्सिलॉन ए अपान में डी माइनस टी, ये फार्मूला यूज किया जाएगा जब न्यूमेरिकल में कहेगा कि जब दो समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच में एक धातु की पट्टी रखी गई है। तो इस कंडीशन में इस फार्मूले का यूज डायरेक्ट कर लेंगे हम। टी मोटाई का है, तो टी मोटाई का अगर है तो जितना होगा उसी की तरह आंसर दे जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं, ये तो हमारा सेकंड था, अब है थर्ड आपका इक्वेशन, मतलब उसमें थर्ड पॉइंट है नोट में। और थर्ड पॉइंट क्या होगा, जैसे मान लो आप इसी प्लेट के बीच में अगर अब इन दोनों प्लेटों के बीच में अब हम क्या रखेंगे, पतले पतले स्लैब, पतले पतले के डाई इलेक्ट्रिक K1 K2 K3 K4, जैसे अब हम कोई अलग अलग इसमें क्या करते हैं, स्लैब रखते हैं। इसका K1 वैल्यू है, इस मतलब जो स्लैब रख रहे हैं, जो पट्टियां रखी जा रही हैं, इसका K2 दे दिया, इसका K3 दे दिया, इसका K4 दे दिया, ऐसे ही K4। तो अब ध्यान सुनिए, मतलब इन दोनों प्लेटों के बीच में अगर हम K1 K2 K3 K4 डाटा Kn तक जो भी है छोटे छोटे पतले पतले हम अलग अलग डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के किसी स्लैब को रखते चले जाते हैं, पट्टी को रखते चले जाते हैं। जैसे इन दोनों प्लेटों के बीच में अगर हम K1 K2 K3 K4 परावर्तांक के अलग अलग माध्यम, मतलब कोई आपका कांच की पट्टी है, कोई यहाँ पर जल की पट्टी, मतलब जल भर दिया गया, हो सकता है यहाँ पर एयर हो गया, हो सकता है यहाँ पर आपका कोई क्या हो गया, मोम हो गया, मरकरी हो गया, अलग अलग मीडियम भर दिए गए हैं इन दोनों प्लेटों के बीच में। या इसकी मोटाई जो है T1 मोटाई तक एयर भरा गया है, T2 मोटाई तक मान लेते हैं मरकरी भरा गया है जिसको पारा बोलते हैं, T3 मोटाई तक हमारा जो है कोई स्लैब है, ग्लास भर दिया, ग्लास का स्लैब है, और T4 मोटाई तक मान लेते हैं कि हमारा क्या है, केरोसिन आयन है, कुछ भी है, अलग अलग मीडियम है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये सब फ्रॉम क्वेश्चन 6, ये थर्ड नोट है फ्रॉम when K1 K2 K3 and K4 and so on अगर इन दोनों प्लेटों के बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम MPDI मीडियम आर पुट distance
रिस्पेक्टिवली T1, T2, T3 एंड T4 डिस्टेंस तक। देखो यह K1 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला जो मीडियम है वह T1 डिस्टेंस तक है, K2 वाला T2 डिस्टेंस तक है, K3 वाला T3 डिस्टेंस तक है, K4 वाला T4 डिस्टेंस तक है। इसी तरीके से इसमें Kn मतलब n अगर हम इसमें इन दोनों कैपेसिटर के पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में अगर हम इसी तरीके से n मिलियन वाले कोई अलग अलग क्या करते हैं T1 T2 T3 T4 मोटाई तक अगर हम क्या करते हैं किसी स्लैब या किसी मीडियम को रखते चले जाते हैं तो इस कंडीशन में उसकी जो कैपेसिटर का वैल्यू मतलब कैपेसिटेंस का जो वैल्यू होगा कितना होगा कैसे फाइंड किया जाएगा उसके लिए फार्मूला बताया जा रहा है। एंड सो ऑन देन अब देखिए जहां पर हमारा K2 है K है वहां पर K1 K2 K3 K4 रखेंगे और D का वैल्यू वही रहेगा, T के स्थान पर चेंज होता रहेगा। इस कंडीशन में फ्रॉम इक्वेशन ये नोट में थर्ड पॉइंट है, नोट में थर्ड पॉइंट फ्रॉम इक्वेशन 6 वी गेट अब यहीं पर हम पुट कर देंगे C इज इक्वल टू देखो एप्सिलॉन A अपान में D माइनस ये देखो T है तो T के स्थान क्या रखेंगे क्योंकि अब ये T डिस्टेंस तक ऐसे पूरा फैल गया, D दूरी तक है तो ये हो जाएगा T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 अगर और भी होंगे तो डॉट डॉट फिर प्लस T1 अपान में K1 प्लस T2 अपान में K2 प्लस T3 अपान में K3 प्लस डॉट डॉट ऐसे T4 अपान में K4 T5 अपान में K5 Tn अपान में Kn ऐसे कर देंगे, ठीक है। तो ये इसका वैल्यू हो जाएगा मतलब यहाँ से इसके फार्मूले ये होंगे, ठीक। अब नोट में जो फोर्थ पॉइंट होगा उसको देखिए। अब इसका जो फार्मूला है जब ये हमें क्या बताया कि जब दो किसी कैपेसिटर के दोनों प्लेटों के बीच में T1 T2 T3 T4 T5 Tn तक क्रमशः डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के ऐसे ऐसे मीडियम है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का जो वैल्यू है K1 K2 K3 K4 K5 डाटा डॉट Kn तक है, ठीक। इसको अगर हिंदी में बोले तो ये जो हमारे संधारित्र की धारिता मतलब संधारित्र के प्लेटों के बीच की जो दूरी है D दूरी तक क्रमशः T1 T2 T3 T4 दूरी तक के K1 K2 K3 K4 परावर्तांक के माध्यम वाले अगर कोई पदार्थ भरे गए हैं तो इस कंडीशन में उसका धारिता मतलब उस धारिता का उस संधारित्र की धारिता का मान हम इस फार्मूले से फाइंड करेंगे, इस फार्मूले से फाइंड करेंगे। समझ में आ गया। अब देखिए जब ये पूरी T दूरी तक, ठीक है, चलिए अब इसके आगे और बता रहे हैं हम। इसके आगे जो हमारा पॉइंट है वो यही है कि जब ये पूरा D दूरी तक यहाँ एक ही कांस्टेंट का अलग अलग अगर वैल्यू रखा गया है, अभी लेते हैं व्हेन, नोट में हमारा फोर्थ पॉइंट है व्हेन D इज इक्वल टू T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 डॉट 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 देन इसको इक्वेशन 7 मान लेते हैं, ये इक्वेशन 7 हो गया। देन इसको हटा दें, देन फ्रॉम इक्वेशन 7 अब देखिए केवल अब ये पूरा एक ही मटेरियल पूरा भरा गया होगा दोनों प्लेटों के बीच में तो क्या K1 K2 K3 का वैल्यू क्या हो जाएगा एक हम इक्वल कर सकते हैं एंड K1 इज इक्वल टू K2 इज इक्वल टू K3 हो इज इक्वल टू K4 K इज इक्वल टू K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस K4 प्लस डॉट डॉट
देन अब देखिए K1 K2 K3 के स्थान पर वही दे रख दीजिए, ये हो जाएगा C इज इक्वल टू फ्रॉम इक्वेशन 7, इससे बात करते हैं, ये हमारा इक्वेशन 7 है। तो ये रखेंगे एप्सिलॉन अपान में एप्सिलॉन इनटू a होल के अपान में d माइनस, ये बताओ इसके स्थान पर टोटल क्या रखेंगे, d ही रखेंगे ना, क्योंकि हमारा इतना क्या है d है, इज प्लस T1 T2 T3 T4 के स्थान पर क्या लिखेंगे सबके, पहले तो हम K1 K2 K3 के जो भी वैल्यू हैं उनका अगर हम K ही मीडियम का मान लेते हैं, सभी उसमें K मीडियम तो भरे गए हैं, इसको हटा देते हैं, हमने थोड़ा सा अलग लिख दिया है। एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, देन मतलब उन दोनों प्लेटों के बीच में K परावर्तन का अलग अलग मोटाई का हम क्या लिख देते हैं, मतलब एक ही परावर्तन वाले माध्यम को अलग अलग मोटाई के चारों के रूप में रख देते हैं। तो इस कंडीशन में उसका जो कैपेसिटेंस का वैल्यू होगा, धारिता का जो वैल्यू होगा, कैसे चेंज होगा। तो देखिए मतलब हमारे इंग्लिश में इसको हम कह रहे हैं कि जब हम दोनों कैपेसिटर के प्लेटों के बीच में सेम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के मीडियम को क्रमशः T1 डिस्टेंस तक, फिर T2 विड्थ तक, T3 विड्थ तक, T4 विड्थ तक, T5 इसी तरीके से Tn तक हम क्या कर देते हैं, अलग अलग विड्थ वाले हम किसी मीडियम को रख लेते हैं, एक ही मीडियम वाले किसी स्लैब को रखते चले जाते हैं। तो इस कंडीशन में उसका कैपेसिटेंस कैसे इफेक्ट होता है वो हम बता रहे हैं। अभी बताओ ये T1 T2 T3 के स्थान पर ये सभी या K1 K2 K3 के स्थान पर क्या रखेंगे, K रखेंगे ना, तो ये हो जाएगा T1 प्लस T2 प्लस T4 ऐसे ही आ जाएगा, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 अपान में K, क्योंकि इन सबों का हमारा क्या है, सब K ही है, बोलिए हमारी, तो हो जाएगा C इज इक्वल टू, या इससे कैंसिल हो जाएगा, तो एप्सिलॉन A अपान में ये हो जाएगा 0 प्लस, ये टोटल हम इसके प्लेस पे क्या रखेंगे, इसके प्लेस पे रखेंगे D अपान में ये हो जाएगा K, ठीक, ये हो जाएगा C इक्वल टू, ये K कहाँ से हो जाएगा ऊपर, एप्सिलॉन इनटू A हो गया अपान में D। अब हम इस फार्मूले को भी बता रखे हैं आप लोगों को, ये क्वेश्चन हो गया 7। तो फिर में जाता है, ये हमारा फोर्थ पॉइंट था, टॉपिक मतलब नोट में फोर्थ पॉइंट था। हमने क्या बताया है कि जब अब उन दोनों प्लेटों के बीच में सेम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के मीडियम वाले किसी ऑब्जेक्ट को अलग अलग मोटाइयों में रख करके फाइंड करते हैं तो उसकी कैपेसिटेंस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो हम इस फॉर्मूले से डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, नोट डाउन, आज के लिए टॉपिक बहुत है। अब आपका बचा है एक ही टॉपिक है, एक में वैसे कहा जाए तो दो टॉपिक है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस एक होगा सीरीज और दूसरा होगा पैरेलल। मतलब जैसे हम लोग क्लास 10 में पढ़े होंगे प्रतिरोधों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, इसी तरीके से अब हम लोग कैपेसिटेंस ऑफ क्या पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस पढ़ेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस टू टाइप से होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस इन पैरेलल और कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस इन सीरीज। श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन धारिताओं का हम लोग पढ़ेंगे अगले टॉपिक में, जो कि कल का आपका टॉपिक होगा। तो इसलिए आज के लिए इतना बहुत है, और आप इन सभी फार्मूले का डेरिवेशन करके रफ पर उसका फोटो क्लिक करके आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो मैं आपके घर के किसी बड़े सदस्य से आपकी शिकायत करूंगा। अगर नहीं ऐसा करते हैं तो कभी भी अगर आपके गार्जियन से मुलाकात होती है या बातचीत हो जाती है किसी कारणवश, तो मैं आपकी शिकायत अवश्य करूंगा। सो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है ये कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसको आप अपने नोट करिए और मेरे यहाँ सेंड करिए। ठीक, चलिए आज के लिए बहुत